हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट रूल्स जो कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के सिलेबस में है उसके एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है राज प्रमुख के अधिशासी आदेश, राज्यपाल के अधिशासी आदेश, राष्ट्रपति के अधिशासी आदेश या वित्त मंत्री के अधिशासी आदेश। तो जो हमारे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है यह राज्यपाल के अधिशासी आदेश है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होते हैं भारत सरकार के विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकरणों पर, भारत सरकार के सभी प्राधिकरणों पर, राजस्थान सरकार के विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकरणों पर या राजस्थान सरकार के सभी प्राधिकरणों पर। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह राजस्थान सरकार के विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकरणों पर लागू होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम नंबर 2 है वह संबंधित है परिचय या प्रस्तावना से, परिभाषाओं से, विभागाध्यक्ष से या संशयों के निवारण से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 है वह परिभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अध्याय 1 है वह संबंधित है परिचय प्रस्तावना से, वित्तीय प्रबंध की सामान्य प्रणाली से, वित्तीय नियंत्रण की सामान्य प्रणाली से या आय एवं प्राप्तियों से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय 1 है वह परिचय या प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में संशय उत्पन्न होने पर संशयों का निवारण किया जाएगा विभाग अध्यक्ष द्वारा, राज्यपाल द्वारा, वित्त विभाग द्वारा या नियंत्रण अधिकारी द्वारा। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स है, अगर इनमें कोई संशय उत्पन्न होता है, कोई डाउट उत्पन्न होता है तो उसका निवारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर शेयर हो जाएगा वित्त विभाग द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विवरण करते हैं नियोजन का, प्रबंधन का, समन्वय का या प्रणाली का। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है ये एक प्रणाली का विवरण करते हैं, ये एक सिस्टम के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किन विभागों पर प्रभावी होते हैं? सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किन विभागों पर प्रभावी होते हैं? वे विभाग जो सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो सरकारी धन का संरक्षण एवं खर्च करते हैं, वे विभाग जो सरकार के लिए कार्य करते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जिन्हें हम GFAR भी बोलते हैं वे उन विभागों पर प्रभावी होते हैं जो सरकारी धन का संरक्षण एवं खर्च करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किस मामले में राजकोष के नियमों के अनुपूरक हैं? प्राप्ति के मामले में, संरक्षण के मामले में, भुगतान के मामले में या उपयुक्त सभी के मामले में। जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GFAR है वह प्राप्ति, भुगतान एवं संरक्षण उपयुक्त सभी के मामले में राजकोष के नियमों के अनुपूरक है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विभाग के विशेष नियम है तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों को लागू किया जाएगा, सामान्य वित्तीय नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। उस विभाग के नियमों को न माना जाकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों को लागू किया जाएगा, अनुपूरक के रूप में परिवर्तन के द्वारा लागू किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी विभाग के विशेष नियम है तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उनको अनुपूरक के रूप में या परिवर्तन के द्वारा लागू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम किस विषय से संबंधित है? वित्त एवं नियोजन से, प्रबंधन एवं वित्त से, अंकेक्षण एवं वित्त से या वित्त एवं लेखा से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स है वह वित्त एवं लेखा से संबंधित है। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखांकन एवं अंकेक्षण विभाग का अध्यक्ष जो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है वह क्या कहलाता है? तो जो अंकेक्षण एवं लेखांकन विभाग का जो अध्यक्ष होता है एवं जो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है वह कहलाता है क्या? विभाग अध्यक्ष, महालेखाकार, आहरण एवं वितरण अधिकारी या नियंत्रण अधिकारी। तो जो महालेखाकार होता है वह लेखांकन एवं अंकेक्षण विभाग का अध्यक्ष होता है एवं वह राजस्थान सरकार के लेखे रखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, महालेखाकार। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2(1) संबंधित है वह किससे संबंधित है? विनियोजन से, बैंक से, महालेखाकार से या सक्षम प्राधिकरण से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 का जो भाग 1 है वह
महालेखाकार से संबंधित है, उसमें महालेखाकार को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इकाई में शामिल निधियों से निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए समनुदेशन होता है, वह क्या कहलाता है? प्रबंधन, समन्वय, विनियोजन या निर्देशन। तो जो प्राथमिक इकाई में शामिल निधियों को जो निर्दिष्ट व्यय से पूरा करने के लिए समनुदेशन होता है वह विनियोजन कहलाता है। यह विनियोजन की परिभाषा में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सहभागी बैंक की वह शाखा जिस पर त्वरित एवं सटीक लेखांकन का उत्तरदायित्व है वह कहलाती है? ई ग्रास, ई बैंक, ई मित्र या ई फोकल बिंदु। तो सहभागी बैंक की वह शाखा जिस पर त्वरित एवं सटीक लेखांकन का उत्तरदायित्व है वह ई फोकल बिंदु कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में विनियोजन को परिभाषित किया गया है? सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में विनियोजन को परिभाषित किया गया है? नियम 2 का भाग 1, नियम 2 का भाग 3, नियम 2(4) या नियम 2(5) में। ठीक है, तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 का भाग 2 है उसमें विनियोजन को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार या अन्य कोई प्राधिकरण जिसे सरकार द्वारा प्रासंगिक शक्तियां प्रदान की गई है वह कहलाता है, या यह किसकी परिभाषा है? सरकार या अन्य कोई प्राधिकरण जिसे सरकार द्वारा प्रासंगिक शक्तियां प्रदान की गई है वह है सक्षम प्राधिकरण, विभागाध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख। तो सरकार या अन्य कोई प्राधिकरण जिसे सरकार द्वारा प्रासंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं वह सक्षम प्राधिकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि परिभाषित है। जो राज्य की संचित निधि है वह संविधान की किस धारा में परिभाषित है? इसके ऑप्शन है, भारतीय संविधान की धारा 267(1), भारतीय संविधान की धारा 267(2), भारतीय संविधान की धारा 266(1) या भारतीय संविधान की धारा 266(2). तो जो राज्य की संचित निधि है वह भारतीय संविधान की धारा 266(1) में परिभाषित है। 266(1) में राज्य की संचित निधि परिभाषित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 उसका भाग 4 किससे संबंधित है? बैंक से, सक्षम प्राधिकरण से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से या राज्य की संचित निधि से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के जो नियम 2 है जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसके चौथे भाग में जो परिभाषा दी गई है वह सक्षम प्राधिकरण की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि में शामिल है प्राप्त आय, ऋण, अग्रिम या उपरोक्त सभी। तो इसमें ये पूछा गया है कि राज्य की संचित निधि में क्या क्या शामिल है? प्राप्त आय, ऋण, अग्रिम या उपरोक्त सभी। तो जो राज्य की संचित निधि है उसमें आय, ऋण, अग्रिम, उपरोक्त सभी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि परिभाषित है। तो जो भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि है वह किस धारा में परिभाषित की गई है? भारतीय संविधान की धारा 267(1) में, भारतीय संविधान की धारा 267(2) में, भारतीय संविधान की धारा 266(1) में या भारतीय संविधान की धारा 266(2) में। तो जो आकस्मिक निधि है वह भारतीय संविधान की धारा 267(2) में परिभाषित की गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में बैंक को परिभाषित किया गया है? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GFAR जो है उसके किस नियम में बैंक को परिभाषित किया गया है? नियम 2 भाग 1, नियम 2 भाग 2, नियम 2 भाग 3 या नियम 2 भाग 4। तो नियम 2 में तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जितने भी हैं उन सभी की परिभाषाएं दी गई हैं। तो किस में बैंक को परिभाषित किया गया है? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका जो भाग है 2, 3 उसमें बैंक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि से विभिन्न अग्रिमों एवं खर्चों का निपटान किया जाएगा। जो राज्य की संचित निधि है उसमें से जो विभिन्न अग्रिम होंगे एवं जो खर्चे होंगे उसका निपटान किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है, महालेखाकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा या विभाग अध्यक्ष द्वारा। तो राज्य की जो संचित निधि है उसमें से विभिन्न अग्रिमों एवं खर्चों का निपटान है वह राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि से विभिन्न खर्च संविधान की किस धारा के अनुसार प्राधिकृत होते हैं?
तो आकस्मिक निधि है, उससे जो विभिन्न खर्च संविधान की धारा के अनुसार प्राधिकृत होते हैं वह कौन सी धारा है? तो इसमें ऑप्शन है धारा 202 एवं 203, धारा 204 एवं 205, धारा 205 एवं 206 या धारा 206 एवं 207। तो आकस्मिक निधि से विभिन्न खर्च संविधान की जो धारा है वह है 205 एवं 206 के अनुसार प्राधिकृत होते हैं। ऑप्शन से धारा 205 एवं 206 के अनुसार आकस्मिक निधि से विभिन्न खर्च प्राधिकृत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 है उसका भाग 5 है वह किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, संविधान से, राज्य की आकस्मिक निधि से या ई केंद्रीय बिंदु शाखा से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है इसके जो नियम 2 है जो परिभाषाओं से संबंधित है उसका जो भाग 5 है वह नियंत्रक एवं महालेखाकार से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकारी जिस पर खर्चों के नियंत्रण का उत्तरदायित्व होता है वह कौन सा अधिकारी होता है? ऑप्शन है नियंत्रण अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग अध्यक्ष या महालेखाकार। तो जो नियंत्रण अधिकारी होता है उसके ऊपर खर्चों के नियंत्रण का उत्तरदायित्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियंत्रण अधिकारी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विभाग के अधीन प्राधिकरण जिस पर राजस्व के संकलन का उत्तरदायित्व है वह कहलाता है नियंत्रण अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, महालेखाकार या कार्यालय प्रमुख। तो राजस्व के संकलन का उत्तरदायित्व किसका होता है विभाग के अधीन? तो जो नियंत्रण अधिकारी होता है, नियंत्रण अधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, उसका विभाग के अधीन प्राधिकरण जिस पर राजस्व के संकलन का उत्तरदायित्व होता है तो वह नियंत्रण अधिकारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकारी जो स्वयं को विभागाध्यक्ष के निमित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत बिल लिखने, खर्च करने, छूट देने, भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है वह कहलाता है राजपत्रित अधिकारी, विभागाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी या महालेखाकार। तो जो आहरण एवं वितरण अधिकारी होता है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर वह अधिकारी होता है जो स्वयं को विभागाध्यक्ष के निमित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत बिल लिखने, खर्च करने, छूट देने, भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है। आहरण एवं वितरण अधिकारी ऑप्शन है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम के अनुसार राज्य की संचित निधि को परिभाषित किया गया है? या सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में राज्य की संचित निधि को परिभाषित किया गया है? नियम 2 का भाग 5, नियम 2 का भाग 6, नियम 2 का भाग 7 या नियम 2 का भाग 8 में? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो परिभाषित किया गया है राज्य की संचित निधि को वह नियम 2 का जो भाग 6 है उसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वित्त विभाग से आशय है भारत सरकार का वित्त विभाग, राजस्थान सरकार का वित्त विभाग, किसी केंद्र शासित प्रदेश का वित्त विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो वित्त विभाग के बारे में बताया गया है उससे आशय है राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष से आशय है जो फाइनेंशियल ईयर होता है उससे क्या आशय है? सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल होता है उससे क्या आशय है? 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 मार्च से 28 फरवरी। तो जो वित्तीय वर्ष होता है फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 भाग 8 संबंधित है। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GFAR है उसका नियम 2 का जो भाग 8 है वह संबंधित है नियंत्रण अधिकारी से, वित्त विभाग से, राज्य की आकस्मिक निधि से या कार्यालय अध्यक्ष से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 है और उसको जो भाग 8 है वह राज्य की आकस्मिक निधि से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राजपत्रित अधिकारी है वह होगा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, सरकार द्वारा अनुबंध के तहत राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त, कोई राजकीय अधिकारी जिसका पद राजपत्रित अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है या उपरोक्त सभी। तो जो राजपत्रित अधिकारी होता है उसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। वह अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है वह भी राजपत्रित अधिकारी होता है,
सरकार द्वारा अनुबंध के तहत अगर कोई राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह भी राजपत्रित अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर होता है, या कोई राजकीय अधिकारी जिसका पद गजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी के रूप में घोषित किया जाएगा तो वह भी राजपत्रित अधिकारी ही होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार राज्यपाल से आशय है किसी राज्य का राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राजस्थान के हैं उनके अनुसार राज्यपाल से आशय है वह है राजस्थान के राज्यपाल से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में संविधान को परिभाषित किया गया है? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में संविधान को परिभाषित किया गया है? नियम 2 भाग 6, नियम 2 भाग 7, नियम 2 भाग 8 या नियम 2 भाग 9। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो संविधान को परिभाषित किया गया है वह जो नियम 2 है उसका भाग 7 है, उसमें संविधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अधिकारी जिसे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इन नियमों के तहत वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं वह कहलाएगा विभाग अध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख। तो वह अधिकारी जिसे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इन नियमों के तहत वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं वह विभागाध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार सरकार से आशय है हरियाणा सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार या बिहार सरकार। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार जो सरकार से आशय है वह राजस्थान सरकार से है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GFAR है, उनके अनुसार कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाता है महालेखाकार द्वारा, विभागाध्यक्ष द्वारा, नियंत्रण अधिकारी द्वारा या आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार जो कार्यालय अध्यक्ष होता है वह विभाग अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 भाग 9 है वह किससे संबंधित है? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 है उसका जो भाग 9 है वह किससे संबंधित है? आहरण एवं संवितरण अधिकारी से, सक्षम प्राधिकारी से, महालेखाकार से या नियंत्रण अधिकारी से। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम है 2 है और उसका भाग 9 है, उसमें नियंत्रण अधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर को परिभाषित किया गया है, तो यह नियंत्रण अधिकारी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा द। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार स्थानीय कोषों के लिए अधिकार प्रदत्त है स्थानीय सरकार, शहरी निकाय, पंचायती राज या स्थानीय निकाय। ठीक है, तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसके अनुसार जो स्थानीय कोष हैं उनके लिए जिसे अधिकार प्रदत्त किया गया है वह है स्थानीय निकाय। लोकल बॉडी है उसको स्थानीय कोषों के लिए अधिकार प्रदत्त किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में स्थानीय कोष परिभाषित है नियम 267(1) में, नियम 267(2) में, नियम 268(1) में या नियम 268(2) में। तो इसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो स्थानीय कोष है वह नियम 268(2) में परिभाषित है स्थानीय कोष। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को परिभाषित किया गया है? तो जो GFAR में आहरण एवं संवितरण अधिकारी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को परिभाषित किया गया है वह है नियम 2 भाग 10 में, नियम 2 भाग 11 में, नियम 2 भाग 12 में या नियम 2 भाग 13 में। तो जो GFAR के अंदर जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी को परिभाषित किया गया है वह है नियम 2 भाग 12 में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नियम 2 भाग 11 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विविध खर्चों में आते हैं सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, अवकाश वेतन, पेंशन या उपरोक्त सभी। तो जो विविध खर्चे होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, अवकाश वेतन, पेंशन, उपरोक्त सभी आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विविध खर्चों में आते हैं सेम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर,
फुटकर खर्च, अनुदान, अंशदान या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी जो मिसलेनियस एक्सपेंस है उसमें फुटकर खर्च, अनुदान, अंशदान, उपरोक्त सभी आते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 उसका भाग 12 है वह संबंधित है राज्यपाल से, वित्तीय वर्ष से, वित्त विभाग से या संविधान से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 और उसका भाग 12 है वह वित्त विभाग से संबंधित है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वे जो आवर्ती प्रकृति के नहीं है वे कहलाते हैं। वे जो आवर्ती प्रकृति के नहीं है वे कहलाते हैं स्थिर व्यय, अनावर्ती व्यय, परिवर्तनशील व्यय या आवर्ती व्यय। तो वे जो आवर्ती प्रकृति के नहीं है वे अनावर्ती व्यय कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य का सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट है वह परिभाषित है संविधान की धारा 266(1) में, संविधान की धारा 266(2) में, संविधान की धारा 267(1) में या संविधान की धारा 267(2) में। तो जो राज्य का सार्वजनिक खाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट है वह संविधान की धारा 266(2) में परिभाषित है, ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में वित्तीय वर्ष को परिभाषित किया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर है वह किस नियम में परिभाषित किया गया है। नियम 2 भाग 12 में, नियम 2 भाग 13 में, नियम 2 भाग 14 में या नियम 2 भाग 15 में। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है इसका जो नियम 2 और उसका भाग 13 है उसमें वित्तीय वर्ष को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ब। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल एवं सिंचाई, पथ प्रदर्शन, तटबंध एवं जल निकास के कार्य आते हैं कृषि विभाग में, लोक निर्माण विभाग में, गृह विभाग में या वित्त विभाग में। सिविल एवं सिंचाई, पथ प्रदर्शन, तटबंध एवं जल निकास के कार्य हैं वह सब लोक निर्माण विभाग में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वे जो निर्धारित अंतराल में होते हैं वे कहलाते हैं स्थिर व्यय, परिवर्तनशील व्यय, पुनरावर्ती व्यय या अस्थिर व्यय। तो वे जो एक निर्धारित अंतराल में होते रहते हैं वह पुनरावर्ती व्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 उसका भाग 14 है संबंधित है राजपत्रित अधिकारी से, आहरण एवं संवितरण अधिकारी से, नियंत्रण अधिकारी से या कोषाधिकारी से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका नियम 2 और उसका भाग 14 है वह राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कोषों के समायोजन के लिए एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित करना कहलाता है। जो कोष हैं उनको समायोजन के लिए एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित करते हैं तो वह कहलाता है नियोजन, पुनर्विनियोजन, निवेश या स्थानांतरण। तो जो कोष हैं उनको समायोजन करने के लिए एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित करते हैं तो वह पुनर्विनियोजन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वह अधिकारी जो विभागाध्यक्ष का अधीनस्थ है एवं कार्यालय अध्यक्ष से उच्च है वह कहलाता है क्षेत्रीय अधिकारी, महालेखाकार, लेखाकार या प्रबंधक। तो वह अधिकारी जो विभागाध्यक्ष का अधीनस्थ है एवं कार्यालय अध्यक्ष से उच्च है वह क्षेत्रीय अधिकारी या रीजनल ऑफिसर कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम के अनुसार सरकार को या किस नियम में सरकार को परिभाषित किया गया है। नियम 2 भाग 14 है, नियम 2 भाग 15 है, नियम 2 भाग 16 है या नियम 2 भाग 17 है। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसमें जो सरकार को परिभाषित किया गया है वह है नियम 2 भाग 15 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के अधीनस्थ कोई विभाग कहलाता है। जो राज्यपाल के जो अधीनस्थ है वह विभाग क्या कहलाता है। सहायक प्राधिकरण, सूत्रधारी प्राधिकरण, निम्न प्राधिकरण या अधीनस्थ प्राधिकरण। तो राज्यपाल के अधीनस्थ कोई विभाग होता है वह अधीनस्थ प्राधिकरण, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 भाग 16 संबंधित है कार्यालय अध्यक्ष से, महालेखाकार से, नियंत्रण अधिकारी से या राज्यपाल से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 है और उसका भाग 16 है वह राज्यपाल से संबंधित है या उसमें राज्यपाल को परिभाषित किया गया है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोष या उपराजकोष का वह हिस्सा जो विभिन्न जिलों में सरकार की ऑनलाइन प्राप्तियों का प्रबंधन करता है वह कहलाता है। राजकोष है या उपराजकोष का वह हिस्सा जो विभिन्न जिलों में सरकार की जो ऑनलाइन जो प्राप्तियां हैं उनका प्रबंधन करता है वह कहलाता है ई वॉलेट, ई बैंकिंग, ई राजकोष या ई वित्तीयन। तो राजकोष या उपराजकोष का हिस्सा जो विभिन्न जिलों में सरकार की ऑनलाइन प्राप्तियों का प्रबंधन करता है वह ई राजकोष कहलाता है। ठीक है, ई ट्रेजरी कहलाता है। ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ई चालान की सुविधा प्रदान करता है ई ग्रास, ई राजकोष, ई फोकल पॉइंट या ई बैंक। तो जो ई चालान होता है उसकी सुविधा ई राजकोष द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में विभाग अध्यक्ष को परिभाषित किया गया है? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में विभाग अध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट को परिभाषित किया गया है? नियम 2(17) में, नियम 2 भाग 18 में, नियम 2 भाग 19 में या नियम 2 भाग 20 में। तो जो विभाग अध्यक्ष को परिभाषित किया गया है वह नियम 2 के भाग 17 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाओं का उपयोग करते हुए भुगतान करना कहलाता है। जो बैंक के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाएं हैं उनका उपयोग करते हुए भुगतान करना कहलाता है ई भुगतान, ई राजकोष, ई वॉलेट या डिजिटल मनी। तो जो बैंक के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाओं का उपयोग करते हुए भुगतान किया जाता है वह ई भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की आयों का राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विधि एवं निर्धारित समय में ऑनलाइन जमा करवाया जाना कहलाता है। सरकार की जो आय हैं उनको राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जो विधि बताई जाती है उसके द्वारा एवं निर्धारित समय में ऑनलाइन जमा करवाया जाना कहलाता है ई भुगतान, ई राजकोष, ई ग्रास या ई बैंकिंग। तो जो सरकार की जो आय है उनको प्रदत्त विधि द्वारा एवं निर्धारित समय में ऑनलाइन जमा करवाया जाना ई ग्रास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 भाग 18 संबंधित है स्थानीय निकाय से, कार्यालय अध्यक्ष से, स्थानीय कोष से या पुनरावर्ती व्यय से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका जो नियम 2 है और उसका भाग 18 है वह कार्यालय अध्यक्ष से संबंधित है। ऑप्शन ब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नीलामी करना कहलाता है ई विक्रय, ई नीलामी, ई विपणन या ई कॉमर्स। तो नॉर्मल बात है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जो नीलामी करते हैं वह ई नीलामी या ई ऑक्शन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अंतर्गत अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित कर सकता है? जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसके अंतर्गत जो अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी जो सबऑर्डिनेट जो गजेटेड ऑफिसर होता है उसको कार्यालय अध्यक्ष घोषित कौन कर सकता है? विभाग अध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी, वितरण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख। तो इसमें GFAR में जो अपने अधीनस्थ अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाता है वह विभाग अध्यक्ष या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वह घोषित कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में स्थानीय निकाय को परिभाषित किया गया है? नियम 2(17) में, नियम 2 भाग 18 में, नियम 2 भाग 19 में या नियम 2 भाग 20 में। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसके जो नियम 2 और भाग 19 है उसमें स्थानीय निकाय को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नियम के तहत एक कार्यालय या अधिष्ठान के लिए एक से अधिक राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं किया जा सकता है? नियम 2, नियम 3, नियम 4 या नियम 5। तो जो नियम 3 है वह हमें यह कहता है कि एक कार्यालय या अधिष्ठान के लिए एक से अधिक राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं किया जा सकता है। यह हमें नियम 3 में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों को भत्तों एवं वेतन के संबंध में बिल सदैव हस्ताक्षरित किया जाएगा। जो राजपत्रित अधिकारियों के जो भत्ते हैं एवं वेतन है उनके संबंध में जो बिल है वह सदैव किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा? लेखाकार द्वारा, विभाग अध्यक्ष द्वारा, महालेखाकार द्वारा या नियंत्रण अधिकारी द्वारा।
तो राजपत्रित अधिकारियों के भत्ते एवं जो वेतन के संबंध में जो बिल है वह सदैव विभाग अध्यक्ष या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 और उसका भाग 20 है वह संबंधित है स्थानीय कोष से, ई राजकोष से, ई नीलामी से या ई भुगतान से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GFAR का जो नियम 220 है वह स्थानीय कोष से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने के बाद भी बिल की शुद्धता एवं धन के निस्तारण के संबंध में उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता है? नियम 5, नियम 4, नियम 3 या नियम 2? तो जो नियम 3 है वह हमें बताता है कि जो विभाग अध्यक्ष है वह अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने के बाद ही बिल की शुद्धता एवं धन के निस्तारण के संबंध में जो अपना उत्तरदायित्व है उससे मुक्त नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार नियमों के प्रावधानों के अस्पष्टीकरण की स्थिति में वित्त विभाग को निर्णय के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा? किस नियम के अनुसार नियमों के प्रावधानों के अस्पष्टीकरण की स्थिति में वित्त विभाग को निर्णय के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा? नियम 6, नियम 5, नियम 4 या नियम 3? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 4 है वह हमें बताता है कि नियमों एवं प्रावधानों के अस्पष्टीकरण की स्थिति में वित्त विभाग को निर्णय के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा। नियम 4, ऑप्शन से। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में विविध व्ययों को परिभाषित किया गया है? नियम 221 में, नियम 222 में, नियम 223 में या नियम 224 में? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो विविध व्ययों को परिभाषित किया गया है वह नियम 2 के भाग 21 में परिभाषित किया गया है। विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं वह नियम 221 में परिभाषित किए गए हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो द्वितीय अध्याय है वह किससे संबंधित है? परिचय से, वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली से, आय एवं प्राप्तियों से या भुगतान से? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय द्वितीय पार्ट से जो चैप्टर 2 है वह वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार संपूर्ण धन जो सरकार के निमित्त प्राप्त हुआ है वह तत्काल प्रभाव से सरकार के निर्देशानुसार निवेश करना होगा, संबंधित विभाग के खर्चों का भुगतान करना होगा, सरकारी खाते में जमा करवाना होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार संपूर्ण धन जो सरकार के निमित्त प्राप्त हुआ है वह तत्काल प्रभाव से सरकारी खाते में जमा करवाना होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में अनावर्ती व्ययों को परिभाषित किया गया है? जो अनावर्ती व्यय है वह किस नियम में परिभाषित किए गए हैं? नियम 2 भाग 20 में, नियम 2 भाग 21 में, नियम 2 भाग 22 में या नियम 2 भाग 23 में? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका जो नियम 2 और भाग 22 है उसमें अनावर्ती व्ययों को परिभाषित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार को देय के रूप में प्राप्त धन या सरकार के संरक्षण में जमा धन को जमा करवाना होगा? तो सरकार को जो देय के रूप में धन प्राप्त होता है उसको या सरकार के जो संरक्षण में जमा धन है उसको कहाँ जमा करवाना होगा? समेकित कोष में या राज्य के लोक लेखा खाते में, संबंधित कार्यालय में बनाई गई सुरक्षित तिजोरी में जब तक निवेश न कर दिया जाए, अपने बैंक के व्यक्तिगत खाते में या दिन प्रतिदिन के प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को? तो जो सरकार को देय के रूप में प्राप्त धन या सरकार के संरक्षण में जमा धन है उसको समेकित कोष में या राज्य के लोक लेखा खाते में जमा करवाना होगा। ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये किस विभाग का कर्तव्य होगा कि वह देखे कि सरकार के देय बकाया का सही निर्धारण, संग्रहण, गणना एवं राजकोष में चुका दिए गए हैं? राजस्व या प्रशासनिक विभाग का, लेखांकन एवं निवेश विभाग का, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग का या प्रशासनिक एवं निवेश विभाग का?
तो यह राजस्व या प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य होगा कि वह देखे कि सरकार को देयों बकाया का सही निर्धारण किया गया है एवं उसका संग्रह कर एवं उसकी गणना कर राजकोष में चुका दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका नियम 2 उसका भाग 23 संबंधित है राज्य के आकस्मिक खाते से, राज्य के सार्वजनिक खाते से, राज्य की संचित निधि से या स्थानीय निकाय से। तो जो राज्य का सार्वजनिक खाता है उसको सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 2 भाग 23 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आकलन संग्रहण एवं नियंत्रण का कर्तव्य होगा राजस्व एवं विनिवेश विभाग का, लेखांकन एवं अंकेक्षण विभाग का, राजस्व या प्रशासनिक विभाग का, नियोजन एवं निवेश विभाग का। तो जो आकलन संग्रहण एवं नियंत्रण का कर्तव्य है वह राजस्व या प्रशासनिक विभाग का होगा कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निवेश या जमा के उद्देश्य से निकासी हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक है। निवेश इन्वेस्टमेंट या जमा डिपॉजिट के जो पर्पज या उद्देश्य से निकासी हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक है, राज्यपाल की, महालेखाकार की, नियंत्रण अधिकारी की या वित्त विभाग की। तो जो निवेश या जमा के उद्देश्य से निकासी हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में लोक निर्माण को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो लोक निर्माण को किस नियम में परिभाषित किया गया है, नियम 2 का भाग 22 में, नियम 2 के भाग 23 में, नियम 2 के भाग 24 में या नियम 2 के भाग 25 में। तो जो नियम 2 का भाग 24 है उसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के लोक निर्माण को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नियम में यह बताया गया है कि कोषों की निकासी तभी की जाएगी जब यदि उसका किसी नियम, सामान्य या विशेष आदेश के तहत त्वरित भुगतान या खर्च के लिए आवश्यकता है। तो किस नियम में, नियम 5 में, नियम 6 में, नियम 7 में या नियम 8 में। तो जो नियम 8 है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 8 है, उसमें यह बताया गया है, नियम 8 में यह बताया गया है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8 में यह बताया गया है कि कोषों की निकासी तभी की जाएगी जब उनकी निकासी किसी नियम के अनुसार या सामान्य या विशेष आदेश के तहत त्वरित भुगतान या खर्च के लिए आवश्यकता है तो उनकी निकासी की जाएगी। यह नियम 8 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 9 संबंधित है। जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 9 है वह किससे संबंधित है, राजकोष से धन की निकासी के सामान्य सिद्धांत से संबंधित है, वित्तीय शिष्टाचार के मानक से संबंधित है, लोक निधि में से व्यय की जो आवश्यक शर्तें हैं उससे संबंधित है या खर्चों के नियंत्रण से संबंधित है। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 9 है वह लोक निधि में से जो व्यय करने की आवश्यक शर्तें हैं उससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 और उसका भाग 25 संबंधित है लोक निर्माण विभाग से, पुनर्विनियोजन से, ई राजकोष से या ई ग्रास से। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 है और उसका भाग 25 है वह पुनर्विनियोजन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्ययों पर नियंत्रण का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का है। जो व्यय एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर कंट्रोल या नियंत्रण का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व है वह किस अधिकारी का है, विभाग अध्यक्ष का, नियंत्रण अधिकारी का, महालेखाकार का या लेखाकार का। तो व्ययों पर नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व है वह नियंत्रण अधिकारी का है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खर्चों पर उचित नियंत्रण के लिए एक पंजिका लेखा अध्यक्ष द्वारा किस प्रारूप में रखी जाएगी। तो खर्चों पर उचित नियंत्रण करने के लिए जो एक पंजिका लेखा अध्यक्ष द्वारा रखी जाएगी वह किस प्रारूप में रखी जाएगी, GA18, GA19, GA17 या GA20, GA18, GA19, GA17 या GA20। खर्चों पर उचित नियंत्रण के लिए एक पंजिका जो रखी जाएगी वह GA19 के प्रारूप में या GA19 के प्रारूप में फॉर्मेट में रखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में पुनरावर्ती व्यय को परिभाषित किया गया है।
नियम 2 के भाग 24 में, नियम 2 के भाग 25 में, नियम 2 के भाग 26 में या नियम 2 के भाग 27 में। ठीक है, तो जो पुनरावर्ती व्ययों को परिभाषित किया गया है वह नियम 2 के भाग 26 में पार्ट 26 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वहाँ की बकाया दायित्व स्थिति के बारे में मासिक दायित्व विवरण अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किस प्रारूप में जमा कराया जाएगा। जो माह की बकाया दायित्व स्थिति है उसके बारे में जो मासिक जो मंथली दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेटमेंट है वह अधीनस्थ अधिकारी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा किस प्रारूप में किस फॉर्मेट में जमा करवाया जाएगा। GA 29, GA 28, GA 27 या GA 26, GA 29, GA 28, GA 27 या GA 26। तो जो माह की बकाया दायित्व की स्थिति है उसके बारे में जो मासिक विवरण है वह GA 27 में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जमा करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण अधिकारी व्ययों एवं भुगतानों के संबंध में किसके साथ सामंजस्य स्थापित करेगा एवं विवरण प्रदान करेगा। जो नियंत्रण अधिकारी है वह व्ययों एवं भुगतानों के संबंध में किसके साथ सामंजस्य स्थापित करेगा एवं विवरण प्रदान करेगा। नियंत्रण अधिकारी, वितरण अधिकारी, महालेखाकार या विभाग अध्यक्ष। तो जो नियंत्रण अधिकारी है वह व्ययों एवं भुगतानों के संबंध में जो महालेखाकार है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करेगा एवं विवरण प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 उसका भाग 27 है वह संबंधित है नियंत्रण अधिकारी से, क्षेत्रीय अधिकारी से, कार्यालय अध्यक्ष से या आहरण एवं संवितरण अधिकारी से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका नियम 2 और उसका जो भाग 27 है वह क्षेत्रीय अधिकारी से संबंधित है। रीजनल ऑफिसर क्षेत्रीय अधिकारी को उसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अनियमितता, दुरुपयोग, हानि एवं धोखेबाजी के विरुद्ध आंतरिक जांच कौन करवाएगा। अगर विभाग में कोई अनियमितता हो जाती है, किसी चीज का दुरुपयोग हो जाता है, कोई हानि हो जाती है या किसी के द्वारा कोई धोखेबाजी कर दी जाती है तो उसके विरुद्ध जो आंतरिक जांच इंटरनल चेक होता है वह किसके द्वारा करवाया जाएगा। नियंत्रण अधिकारी, विभागाध्यक्ष, महालेखाकार या लेखाकार। तो जो नियंत्रण अधिकारी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वह अनियमितता, दुरुपयोग, हानि एवं धोखेबाजी के विरुद्ध आंतरिक जांच करवाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यालयों विभागाध्यक्ष द्वारा किए गए लेखों की आंतरिक जांच किसके द्वारा की जाएगी। कार्यालयों या विभागाध्यक्ष द्वारा जो लेखे किए गए हैं उनकी आंतरिक जांच किसके द्वारा की जाएगी। निदेशक अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा, निदेशक लेखांकन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा, निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा या निदेशक जांच विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा। तो जो कार्यालय हैं, विभागाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किए गए जो लेखे हैं उनकी आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान को लेखों की आंतरिक जांच में कोई गंभीर अनियमितता मिलती है तो वह उसे किसको अवगत करवाएगा। महालेखाकार को, राज्यपाल को, नियंत्रण अधिकारी को या वित्त विभाग राजस्थान सरकार को। तो यदि निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान को लेखों की आंतरिक जांच में कोई गंभीर अनियमितता मिलती है तो वह उससे वित्त विभाग राजस्थान सरकार को अवगत करवाएगा। ऑप्शन द। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में अधीनस्थ प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। नियम 227 में, नियम 228 में, नियम 229 में या नियम 230 में। जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में अधीनस्थ प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है वह नियम 2 के भाग 28 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभागों एवं कार्यालयों ऐसे विभागों द्वारा स्थापित समुदायों के लेखों एवं अभिलेखों का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा। अंकेक्षण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा, निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा, लेखांकन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजस्थान द्वारा। तो सरकार के विभिन्न विभाग एवं कार्यालय एवं ऐसे विभागों द्वारा स्थापित समुदायों के लेखों एवं अभिलेखों का जो विशेष अंकेक्षण है वह निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा किया जाएगा। उसका अंकेक्षण निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निदेशक निरीक्षण विभाग को उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं एवं हर संभव सूचना प्रदान करने का कर्तव्य किसका होगा।
जो निदेशक निरीक्षण विभाग है उसको उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं एवं हर संभव सूचना प्रदान करने का कर्तव्य किसका होगा? विभाग अध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी का, राजपत्रित अधिकारी का, वितरण अधिकारी का या महालेखाकार का। तो जो निदेशक निरीक्षण विभाग है उसको उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं एवं हर संभव सूचना प्रदान करने का जो कर्तव्य है विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी का होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 उसका भाग 29 या 29 संबंधित है ई ग्रास से, ई नीलामी से, ई भुगतान से या ई राजकोष से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है उसका जो नियम 2 उसका भाग 29 है वह ई जो राजकोष है, ट्रेजरी है, उससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है धन का भुगतान जो निर्विवाद रूप से देय है और अपरिहार्य है उसे स्थगित नहीं किया जाएगा, यह किस नियम में बताया गया है? तो धन का भुगतान जो निर्विवाद रूप से देय है और अपरिहार्य है उसे स्थगित नहीं किया जाएगा, ये किस नियम में बताया गया है? नियम 12 है, नियम 13 है, नियम 14 है या नियम 15 है? तो धन का भुगतान जो निर्विवाद रूप से देय है और अपरिहार्य है उसे स्थगित नहीं किया जाएगा, यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GF&AR के जो नियम नंबर 13 है उसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है खातों के रखरखाव के संबंध में संपूर्ण कठोरता, खातों के रखरखाव के संबंध में संपूर्णता, कठोर शुद्धता का कर्तव्य होगा लेखाकार का, प्रबंधक का, विभाग अध्यक्ष का या प्रत्येक संबंधित सरकारी सेवक का। तो खातों के संबंध में संपूर्णता, कठोर शुद्धता का कर्तव्य है वह प्रत्येक संबंधित सरकारी सेवक का होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में ई राजकोष को परिभाषित किया गया है? नियम 2 भाग 29A में, नियम 2 भाग 30 में, नियम 2 भाग 31 में या नियम 2 भाग 32 में। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में जो ई राजकोष को परिभाषित किया गया है वह नियम 2 और उसका भाग 29A है उसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अंकेक्षण के समय की गोपनीय या अत्यधिक गोपनीय फाइल को तथ्यों के साथ किसके पास भेजा जाएगा? अंकेक्षण करते समय जो गोपनीय या अत्यधिक गोपनीय फाइल होंगी उनको जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनके साथ किसके पास भेजा जाएगा? लेखांकन अध्यक्ष के पास, अंकेक्षण अध्यक्ष के पास, निरीक्षण अध्यक्ष के पास या विभाग अध्यक्ष के पास। तो जो गोपनीय एवं अत्यधिक गोपनीय फाइल हैं उनको अंकेक्षण अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कोई भी अनुबंध जिसमें अनिश्चित या संदेहास्पद उत्तरदायित्व हो या कोई असामान्य प्रकार की शर्त निहित हो उसे करने से पूर्व किस विभाग की अनुमति आवश्यक है? तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कोई भी अनुबंध जिसमें अनिश्चित या संदेहास्पद उत्तरदायित्व हो या कोई असामान्य प्रकार की शर्त निहित हो तो उस अनुबंध को करने से पूर्व किस विभाग की अनुमति आवश्यक है? वित्त विभाग, गृह विभाग, लेखा विभाग या निरीक्षण विभाग। तो ऐसा कोई भी अनुबंध करने से पूर्व जिसमें अनिश्चित या संदेहास्पद उत्तरदायित्व हो या सामान्य प्रकार की शर्त निहित हो तो उसे पूरा करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू।